साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम पीछे ही बता चुके हैं, आज हम किसी दूसरे बहुजन नायक महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा संकेत करूंगा कि जलियांवाला बाग का तो नाम सभी ने सुना है, उसका चर्चा भी बहुत से जगह किताबों में भी है, फिल्मों में भी है। पंजाब प्रांत में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, तो उसके विषय पे सभी को जानकारी है। आज कभी उसी के विषय पे थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए लिख रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से क्या हुआ है। बीरापासी, आज हम चर्चा करेंगे बीरापासी के ऊपर। बीरापासी स्वाधीनता की लड़ाई का अनोखा नायक है। जलियांवाला बाग के बाद दूसरे सबसे बड़े सामूहिक नरसंहार की गवाह बनी थी रायबरेली की माटी, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों किसानों को घेर कर बर्बरतापूर्वक गोलियों से भून दिया था। उसी रायबरेली की धरती से स्वाधीनता की लड़ाई में बीरापासी जैसा नायक दिया। इस नायक ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, लेकिन दलित होने के कारण इतिहास के पन्नों में उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बीरापासी के खौफ का आलम यह था कि उसके साहस और ताकत से अंग्रेजों की रूह कांपती थी। इस योद्धा से खौफजदा अंग्रेजी सरकार ने बीरापासी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। आप इस बात को समझ सकते हैं कि तब के ज़माने में 50,000 रुपये की कीमत क्या होती थी। नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी वीरांगना पत्नी बेगम हजरत महल की अगुवाई में अनेक राजा और जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें रायबरेली क्षेत्र बैसवाड़ा के राणा बेनी माधव भी शामिल थे। इस विद्रोह में राणा बेनी माधव का मुख्य सिपह सलाहकार बीरापासी था। साथियों, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे। बीरापासी जो बताते हैं, ये रायबरेली, ये जो कि यूपी में पड़ता है, रायबरेली जिला, उस जिला में बैसवाड़ा गांव के रहने वाले थे। और वहाँ की एक छोटी सी घटना बताई जाती है कि अंग्रेजों के ज़माने में करीब 400 किसानों को इकट्ठा कर करके और दोनों के बीच में समझौता हो रहा था, लेकिन जब किसानों ने इस बात को नहीं मानी तो अंग्रेजों से युद्ध हुआ और उस लड़ाई में 400 किसानों को उन्होंने गोलियों से भून दिया। बहुत ही दुखमय घड़ी रही होगी जिस समय ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ की त्रास जनता ने फिर उसी धरती पे एक बहुत बड़ा बहुजन नायक उभर करके सामने आया, बीरापासी, जो छोटी जात से SC ST से संबंध रखते हैं, और उन्होंने समाज के लिए कुछ कर दिखाया। फिर आगे उसी विषय पे कभी लिखते हैं लेखक, आगे क्या बता रहे हैं। हालांकि बीरापासी के जन्म के संबंध में थोड़ी भ्रांति है। कुछ लोगों का कहना है कि बीरा का जन्म रायबरेली के भीरा गोविंदपुर गांव में हुआ था। उसके बचपन का नाम हीरा था, जबकि स्थानीय बुद्धिजीवी बीरापासी का जन्म रायबरेली के लोधवारी गांव में हुआ बताते हैं। उनके पिता का नाम सुखवा और माता का नाम सुरजिया व बहन का नाम बतसिया था। वह बचपन से ही साहसी और निर्भीक थे। उनकी कसरती देह किसी भी विपत्ति के लिए एक चुनौती थी। कुश्ती और कसरत बीरा का सगल था। महज 18 साल की उम्र में ही वह राणा बेनी माधव की सेना में भर्ती होने के लिए उनके महल में पहुंच गए। राणा ने पूछा, तुम कौन हो? बीरा बोला, गोविंदपुर का बीरा हूँ। राणा ने कहा, मेरी सेना में भर्ती होने से पहले तुम्हें शारीरिक इम्तहान देना होगा। उसके बाद राणा बेनी माधव ने बीरा की छाती पर 2 मुक्के मारे, लेकिन बीरा टस से मस नहीं हुआ। साथियों, यहाँ थोड़ी सी बताएंगे कि बीरापासी उस समय बेनी माधव भी नाम से बहुत, भी क्रांतिकारी योद्धा थे, मशहूर हुआ। जब उन्होंने लड़ाई में शरीर से और ताकत से सुदृढ़ हुआ तो 18 साल की उम्र में वो उनकी गैंग में शामिल होने के लिए अपनी तरफ से गया कि मुझे भी अपनी सेना में, अपनी संगठन में शामिल कर लीजिए। लेकिन बेनी माधव ने कहा कि मुझे, आप शामिल होने के लिए तुम्हें छोटी सा इम्तहान देना पड़ेगा। और इस इम्तहान के दौरान बेनी माधव खुद ताकतवर थे और उनके सामने जाए कि ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। परीक्षा में उन्होंने आकर के उसके सुदृढ़ शरीर पे बढ़िया से जोर से खूब दबा के और जो 2 मुक्के मारे, लेकिन जब देखा कि बीरापासी टस से मस नहीं हुआ
तो समझ गए बेनी माधव कि नहीं, हाँ ये सेना में होने के लायक है। उससे पहले साथियों तमाम कोशिशों करने के बावजूद भी अब उसके जन्म के विषय में थोड़ा बहुत है, कोई किसी गांव में बता देता है, कोई किसी गांव में, लेकिन अब इतिहास में ठीक से जानकारी तो है नहीं, इसलिए कभी को मैं भी ये कहूँगा कि वो लेखक भी किस तरीके से कहाँ ले, लेकिन दो गांव की चर्चा होती है, दोनों गांवों का जिक्र इस किताब में दे दिया है कि वहाँ जन्मे थे। लेकिन ये इतना तो क्लियर है कि वो रायबरेली के रहने वाले थे, जो कि आज इस समय रायबरेली जिला यूपी में मौजूद है। तो अब मीरा पासी के विषय में अब जितनी जानकारियां लेखक को मिली है उसी हिसाब से वो लिखते हैं, हमें संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आपके माध्यम तक हम आपके पास तक पहुंचाएं। अब उन्होंने जब इंटरव्यू उनका ले लिया मुक्के मार करके बेनी माधव, तो वो खुश हो गए। उसके बाद से उन्होंने उसके मीरा पासी के साथ में बेनी माधव ने क्या किया आगे कभी लिखते हैं। मीरा पासी की ताकत को देखकर राणा बेनी माधव ने उसे अपनी सेना में भर्ती कर अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। राणा बेनी माधव ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया, तब मीरा पासी ने उनके नेतृत्व में लड़ते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार अंग्रेजी सेना ने राणा बेनी माधव को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उनको छुड़ाने में किसी रिश्तेदार ने कोई मदद नहीं की। तब अंग्रेजों से राणा बेनी माधव को छुड़ाने के लिए उनकी पत्नी चंद्रलेखा ने एक बीड़ा रखा, जिसे मीरा पासी ने उठा लिया। राणा बेनी माधव को बाल दोहका किले, वर्तमान में किला बाजार उसे कहते हैं, में रखा गया था। अंग्रेजों ने इसे छावनी में तब्दील कर रखा था। मीरा पासी ने अंग्रेजों की छावनी को भेद कर बड़ी चतुराई और कुशलता के साथ राजा को जेल से निकाल बैसवाड़ा पहुंचा दिया था, जिसके बाद अंग्रेज मीरा से थर्राने लगे थे। इतिहास के किताबों में दर्ज है कि अंग्रेज सरकार को रायबरेली में हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। इसका सारा श्रेय मीरा पासी को जाता है। एक बार भीरा गोविंदपुर में अंग्रेजों ने जब राणा बेनी माधव को घेर लिया और निश्चित हो गया था कि उनकी जान नहीं बच पाएगी, तब मीरा ने अपने बाहुबल से राणा बेनी माधव को वहां से सकुशल निकाल लिया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में मीरा का घोड़ा मारा गया था। मीरा पासी भी एक बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और बहुत ही ताकतवर थे। उन्होंने इम्तिहान करके जब बेनी माधव की गैंग में शामिल हो गए, उनकी सेना में जब हो गए, तो ये तो बेनी माधव राजा ही थे। लेकिन एक बार फिर भी अंग्रेजों के चंगुल में, अंग्रेजों के घेरे में वो आ गए। अंग्रेजी सेना काफ़ी मजबूत थी, उन्होंने उनको पकड़ करके और जेल में डाल दिया। तो जब उनको कोई मदद उनके रिश्तेदार वगैरह किसी ने नहीं किया, तो उस समय जो है उनकी पत्नी जो थी चंद्रलेखा, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इस चीज़ को जो करेगा बहादुरी, मान लीजिए तब ऐसे होता था कि लोग, बड़े बड़े लोग जो है इनाम रखते थे कि हमारा ये काम करेगा उसके साथ हम ऐसा करेंगे। फिर बर्दाश्त ना हुआ मीरा पासी से, उन्होंने उस बीड़ा को उठा लिया और ये ठान लिया कि मैं उनको अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करके और पुनः उनके राज में उन्हें ले आऊँगा। और ऐसा जैसा कि हुआ साथियों, ऐसा किया भी। उन्होंने अंग्रेजों के से खूब बलपूर्वक लड़ाई करके और उस जेल से बड़ी कठिन और बड़ी चतुराई और चालाकी से करके और उनको राजा को वहाँ से छुड़ा करके फिर उनको उनके गांव, उसके पैतृक गांव उन्होंने पहुँचा दिया। और उसके बाद दोबारा से फिर एक बार ऐसा दोबारा फिर हुआ कि उनको फिर अंग्रेजों ने ऐसा घेर लिया। लेकिन उस समय फिर भी मीरा पासी ने अपने गुरु या अपने मालिक को लड़ाई में उनसे अंग्रेजों से छुड़ा करके और लाने के लिए फिर ठान लिया और दोबारा ऐसा लड़ाई लड़ा भी। और उसने ठाना भी इस तरीके से कि मैं उनको ले आऊँगा, और लाने के चक्कर में दोबारा लड़ाई तो लड़ी। लेकिन उस समय जो है कि जब लड़ाई लड़ा तो घुड़सवार भी अच्छे मीरा पासी थे, घुड़सवारी भी अच्छा बढ़िया करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास भी उस समय घोड़े थे, घोड़ों पे चढ़ करके लड़ाइयाँ होती थी। उनके सैनिक थे वो घोड़ों से ही चलते थे। तो मीरा पासी का घोड़ा उस युद्ध में मारा गया। ये इतिहास गवाह है, इसका इस प्रमाण है कि मान लीजिए मीरा पासी जब उस समय लड़ते थे तो मीरा पासी तो बच गए अंग्रेजों से, लेकिन बड़ी ही सफलता और मेहनत और बड़ी ही साहस पूर्वक से उन्होंने लड़ाई लड़ करके
और बेनी माधव को जो है कि वहाँ से छुड़ा करके और फिर दोबारा से ले आए, उन्हें आज़ाद कराए। बहुत कोशिशें की है, बहुत बड़े ताकतवर, और पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा थी नहीं, लेकिन बुद्धिमानी फिर भी साथ में रहते रहते थोड़ा बहुत बुद्धिमानी भी उनके अंदर आ गई थी, सीख हो गई थी। इसलिए वीरा पासी का चरित्र जो है बहुत ही महान है। उनको नमन है मेरी तरफ से कि उन्होंने हमारे लिए या हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। अब आगे लास्ट की लाइनों में क्या लिखते हैं। बरेली के इतिहास में अहम भूमिका निभाने के बावजूद इतिहास में वीरा पासी का कोई खास जिक्र नहीं आता है। जिस जिले ने इस देश को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री दिया, वही वहीं का यह वीर नायक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से रह गया है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और नेता पासी समुदाय की बस्ती में तो वीरा पासी का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय की बस्ती में इस वीर योद्धा का नाम लेना भी उचित नहीं समझते हैं। अफसोस तब होता है जब रायबरेली में अपने को दलितों का रहनुमा कहने वाले और दलित समुदाय के हितैषी होने का दम भरने वाले लोग भी वीरा पासी से अनभिज्ञ हैं। 1857 के विद्रोह में जितना बड़ा योगदान इस दलित नायक का था, उसे उतना सम्मान नहीं मिल सका। आलम यह है कि इस योद्धा की याद में बरेली में कोई स्मारक तक नहीं बना है। तो विचार करेंगे कि जिसने इतना बड़ा लड़ाई अंग्रेजों से लड़ा है, और उस रायबरेली के धरती पे, अब यहाँ कवि लिख रहे हैं कि चुनाव का समय तो आता है तो गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं। आज की स्थिति में बता रहे हैं, तो उस समय पासियों की बस्ती में जा करके वीरा पासी का नाम लेकर के उन्हें उत्साहित तो करते हैं कि तुम भी लड़ाई में भागीदार थे और तुम्हारे भी महान पुरुष बहुत बहुत बड़े योद्धा थे, वोट लेने के लिए उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि जब उसी बगल के गांव में दूसरी बस्तियों में अगर जब जाते हैं तो फिर वीरा पासी का नाम नहीं लेते हैं। और इतने बड़े महान योद्धा, अब किताब के माध्यम से दिया गया है कि रायबरेली से भी प्रधानमंत्री दिया है, देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री भी दिया है, लेकिन फिर भी जहाँ इतनी बड़ी कामयाबी हुई है जिस ज़िले में, मगर फिर भी इतिहास के पन्नों में वीरा पासी के लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली है। और तकलीफ़ तो तब होता है कि वीरा पासी के आज भी तो वहाँ कोई न कोई पूर्वज या वंशज या उनके साथ से जुड़े होंगे, पासी समाज वहाँ भी मौजूद है। और सभी में जब एकता नहीं होती है अपने महापुरुष को याद करने के लिए, तो कभी यहाँ लिख रहे हैं कि बहुत दुख होता है। समाज को चेतना जागृति करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे इसका मूल कारण है साथियों, मैं बताता हूँ कि हमारी जो कमज़ोरी होती है, सबसे ज़्यादा हमारी कमज़ोरी शिक्षा से है। जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम जा कर के किसी भी काम को आगे नहीं, क्योंकि शिक्षा से ही हमें जानकारी होगी, और जब हमें जानेंगे, जानकारी होगी तो हम उसको मानने को तैयार होंगे, फिर उस पर हम विचार करेंगे। जैसा कि बाबा साहब ने पहले ही हमें 3 मंत्र दे दिया है हमारे समाज को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष तो किसी न किसी रूप में हम कर ही रहे हैं, और शुरू से पहले भी करते थे। हमारा समाज मेहनती वर्ग है, वो पहले भी करता था और आज भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। बशर्ते ये है कि संगठित होने में हम थोड़ी सी चूक करते हैं। आज भी हमारे जो युवा साथी हैं, संगठित होने में हम चूक कर जाते हैं, बाहरी आडंबरों में फंस करके हम अपना संगठन पूर्ण रूप से नहीं बना पाते, हमारा समाज संगठन नहीं बना पाता है। और रह गया शिक्षित का, शिक्षा का भी थोड़ा सा अभाव है। आज के दौर में देखा जाए तो शिक्षा अभी भी इतनी महंगी है कि सब कोई पूर्णतः रूप से बढ़िया शिक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि हम बढ़िया तो नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी के लिए शिक्षा बराबर उपलब्ध है। अब उसमें कुछ हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं, अपने आप को उससे दूर भागते हैं, मन नहीं लगता है। अभी किताबों को पढ़ने को दे दिया जाए तो किताब में मन नहीं लगेगा, और घंटों घंटों अगर दे दिया जाए तो मोबाइल के थ्रू घंटों घंटों 2-2 घंटे मोबाइल देखने में बिजी रहते हैं, और उनको उससे फिर आपत्ति नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मेरे भी मन में एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस किताब की जानकारी को थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से मोबाइल के थ्रू दिया जाए। हो सकता है कि कोई बच्चे या हमारे युवा साथी को पसंद आए, वो मोबाइल में ही थोड़ी सी जानकारी को हासिल करें और इसमें रुचि लें, और अपने आप को जागरूक करें, अपना जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। अपने सबसे पहले अपने परिवार को बढ़िया करें, उसमें चेतना जगाएं और स्वयं चैतन्य रहें, शिक्षित रहें, अपने आने वाली जनरेशन को भी बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करें।
जिससे कि बेहतर भविष्य बने और बेहतर समाज बने, एक अच्छा जीवन जीने का बढ़िया शुभ अवसर मिले। साथियों, इस वीडियो को अब यहीं पर विराम लेते हैं और फिर आगे हम किसी और महान नायक के विषय पे चर्चा करेंगे। छोटी छोटी वीडियो डालते हैं कि ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि ज़्यादा आपको समय भी ना लगे। छोटी छोटी वीडियो जो आसानी से आप देख सकें और आपके मन में समझ में आए। आप लाइक करें, शेयर करें साथियों के साथ, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। साथियों, इसी के साथ में हम आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।